the most beneficent and merciful. The title of today's chapter is Strategic Human Resource Management and the HR Scorecard. It is a very important chapter as we're going to study the link of human resource management with the strategic aspects of an organization. इसमें आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हवाले से कुछ ओरिएंटेशन दी जाएगी और प्लस हम उस ताल्लुक को देख पाएंगे कि किस तरीके से एचआर अपना कंट्रीब्यूशन देता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में टू द टॉप मैनेजमेंट. The second portion of the chapter would be talking about HR scorecard, जिसमें हम scorecard बनाने की टेक्निक्स और किस तरीके से HR के क्वांटिफाइड डेटा को यूज किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करने के लिए. इन चीजों को हम कैलकुलेट वो करेंगे. सबसे पहले आपके चैप्टर का आगाज होता है फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक प्लान डिस्कशन. As we are looking at the definition of a strategic plan, that a company's plan for how it will match its internal strengths and weaknesses with external opportunities and threats in order to maintain a competitive advantage. अब इस एक छोटी सी डेफिनेशन में बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास, बहुत सारे की टर्म्स हैं. मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूं. आपको पता है कि मैनेजमेंट फंक्शंस में सबसे पहले हमारे पास फंक्शन आता है प्लानिंग का. प्लानिंग फंक्शन के एंड पर व्हाट वी गेट इज अ प्लान फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन. इस प्लानिंग फंक्शन में हम जो मेन चीजें इंक्लूड करते हैं दे आर मिशन विजन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, टारगेट्स. फिर उन ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमारे पास स्ट्रेटेजी होगी और उस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमारे पास डिफरेंट पॉलिसीज होंगी. अब इसमें याद रखिएगा कि जब हम बात को शुरू करते हैं कि हमारे पास मिशन विजन स्टेटमेंट्स हैं, तो मिशन विजन स्टेटमेंट्स क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डायरेक्शन सेटिंग करती हैं. डायरेक्शन सेटिंग से मुराद यह है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से ग्रो करेगी, उसकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या होंगी, कस्टमर ओरिएंटेशन वो कैसे डेवलप करेंगे, अपने एम्प्लॉइज के बारे में वो किस तरीके से प्लानिंग करेंगे, अपनी गुडविल को कैसे बेहतर से बेहतर बनाएंगे, क्वालिटी किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे, मार्केट्स कौन सी होंगी जिनको वो सर्व करेंगे. सो इन चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिशन विजन स्टेटमेंट्स में मिलती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डायरेक्शन सेटिंग का काम करती हैं और क्वालिटेटिव बाय नेचर होती हैं. एक बात याद रखिएगा कि क्वालिटी कैन नेवर बी अचीव्ड. क्वालिटी की तरफ हम डेवलप तो कर सकते हैं लेकिन क्वालिटी को कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं. व्हाई? Because quality is like direction. For example, अगर मैं ये कहूं कि मुझे नॉर्थ पहुंचना है तो मैं नॉर्थ को कभी भी शायद हासिल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जितना भी नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करूंगा नॉर्थ आगे फर्दर मेरे लिए मौजूद होगा. सो डायरेक्शन हम अचीव नहीं कर सकते, डायरेक्शन की तरफ हम मूव कर सकते हैं. अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ जाना है तो ये वो चीज है जो मैं अचीव कर सकता हूं. अब मैंने क्या किया, मैंने 3 किलोमीटर का टारगेट सेट करके अपनी डायरेक्शन में एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करवा दी, और जो चीज टेक्निकली अचीव की जाती है वो क्वांटिटी होती है, क्वालिटी नहीं.
जैसे भी आपको मैंने अपनी एग्जांपल में बताया कि हम 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ मूव करेंगे, तो 3 किलोमीटर्स इज द टारगेट, 3 किलोमीटर्स इज द ऑब्जेक्टिव व्हिच वी कैन अचीव, बट वी कैन नॉट अचीव द नॉर्थ। अब जैसा अभी आपको मैंने कहा कि मिशन विजन स्टेटमेंट्स हमारे लिए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स डेवलप करती हैं, डायरेक्शन सेटिंग करती हैं। तो इससे मुराद क्या होगी, इस बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। मिशन स्टेटमेंट एक्चुअली आपको 3 सवालों का जवाब देती है। वो 3 सवाल हैं, who we are, what we do and to whom we serve। who we are से मुराद है कि हमारी बिजनेस नेचर क्या है। what we do इस बात से मुराद है कि हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या है। and to whom we serve इस बात से मुराद है कि हमारी टारगेट मार्केट क्या होगी। अब इन तीनों सवालों के जवाब में कि हमारी बिजनेस डेफिनेशन क्या है, हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या बना रहे हैं, हम किस मार्केट को सर्व कर रहे हैं, इन तीनों बातों के जवाब में हम कहीं पर भी ये नहीं कहते कि वी हैव टू अचीव अवर मिशन स्टेटमेंट। इसमें अचीवमेंट की डिस्कशन नहीं होगी, बिकॉज जो हमारी बिजनेस डेफिनेशन है वो हमारी बिजनेस डेफिनेशन अभी मौजूद है। जो हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना रहे हैं वो हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अभी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, और जिस मार्केट को हम सर्व कर रहे हैं उस मार्केट को भी हम ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। Therefore, we do not use the word achieving the mission statement। याद रखिएगा आइंदा के लिए कि जिस चीज के साथ अचीवमेंट का वर्ड लगता है वो मिशन और विजन स्टेटमेंट नहीं होती, वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसी तरह जब हम विजन स्टेटमेंट की बात करेंगे तो विजन स्टेटमेंट से मुराद है कि व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम इन द फ्यूचर, और उस फ्यूचर अपनी प्रेडिक्शन को भी हम क्वालिटेटिवली आमतौर पर डिफाइन वो करते हैं। और मिशन स्टेटमेंट एज वेल एज द विजन स्टेटमेंट, बोथ ऑफ देम कैन बी ब्रॉड और नैरो। अब ये आपको एडवाइस मैं करूंगा कि आप कोशिश करें कि आप अपने मिशन एंड विजन स्टेटमेंट को ब्रॉडर सेंस में डेवलप करें, क्योंकि जितना ब्रॉड आपका मिशन एंड विजन स्टेटमेंट होगा उतना बड़ा होराइजन आपके पास होगा कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से डेवलप वो कर सकते हो। अब विजन स्टेटमेंट जैसा भी आपको मैंने बताया कि व्हाट वी वुड लाइक टू बिकम इन द फ्यूचर, कि हम मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं। तो इस सिनेरियो को आप 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल के अरसा के ऊपर भी मुहित वो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आप लोकल मार्केट में सर्व कर रहे हो तो आप अपना मिशन, अपना विजन स्टेटमेंट ये बना सकते हो कि आइंदा 10 सालों में हम अपने आप को मल्टीनेशनल कॉन्टेक्स्ट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, देयरफॉर याद रखिए कि मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंतहाई जरूरी एस्पेक्ट्स हैं, बिकॉज उसमें हमारे लिए एक डायरेक्शन सेट हो रही होती है। अक्सर औकात इनफॉर्मल सेक्टर में, जैसा कि हम अगर अपनी एनवायरनमेंट में मूव करके देखें कि ऑर्गेनाइजेशंस के पास कोई फॉर्मल रिटन मिशन एंड विजन स्टेटमेंट नहीं होती, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि उनके ओनर्स के पास या एंटरप्रेन्योर्स के पास या जो उस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। वो डायरेक्शन होती जरूर है, लेकिन मुमकिन है कि वो डायरेक्शन अभी सिर्फ उनके जहन के अंदर मौजूद है, अभी उसको फॉर्मल डॉक्यूमेंट के तौर पर डेवलप वो नहीं किया गया। हर एक एंटरप्रेन्योर इस बात को जहन में रखता है कि उसने आइंदा माली सालों में अपने आप को किस तरीके से डेवलप करना है। सो मिशन एंड विजन स्टेटमेंट ये क्वालिटेटिव पर्सपेक्टिव्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो सेट करते हैं उसके लिए एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। अब उस डायरेक्शन की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तो हम अपने लिए डेवलप करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, जो कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव से मुराद है कि कम से कम 1 साल का अरसा उसमें बयान किया गया हो, और याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव्स को हम आमतौर पर स्मार्ट पैटर्न पर सेट वो करते हैं। स्मार्ट से मुराद
5 अल्फाज हैं, SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम फ्रेम्ड। अब ये 5 एस्पेक्ट्स में हम अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव अटेनेबल होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक होना चाहिए और हमारा ऑब्जेक्टिव टाइम फ्रेम्ड हमेशा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यह कहा जाए कि आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करें, तो प्रॉफिट को इंक्रीज करना आपके लिए बैक वक्त बहुत आसान भी हो सकता है, बहुत मुश्किल भी हो सकता है। जैसा कि प्रॉफिट में 1 रुपया इंक्रीज भी प्रॉफिट में इंक्रीज है और प्रॉफिट में 1 करोड़ रुपया इंक्रीज भी प्रॉफिट में इंक्रीज है। लिहाजा सिर्फ ये कहना कि प्रॉफिट को इंक्रीज करें, ये बात को वाजिया नहीं करता। दूसरा एस्पेक्ट याद रखिएगा कि प्रॉफिट को इंक्रीज करें, लेकिन यह नहीं बताया गया कि प्रॉफिट को इंक्रीज कितने अरसा में करें, 1 दिन में करें, 1 साल में करें, 5 साल में करें, 4 माह में करें, कितने अरसे में इंक्रीज करें प्रॉफिट को। देयरफॉर कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को स्मार्ट पैटर्न पर सेट ना करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर कि ऑब्जेक्टिव्स शुड ऑलवेज बी डेवलप्ड इन स्मार्ट फैशन। स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम फ्रेम्ड हो। कि आप एग्जेजरेटेड ऑब्जेक्टिव्स भी सेट ना कर दो, आप ऐसे ऑब्जेक्टिव्स भी सेट ना कर दो जो कि इंडस्ट्री में कभी किसी ने अचीव ना किए हों और आपके लिए खुद भी अचीव करने इम्पॉसिबल हो। देयरफॉर ऑब्जेक्टिव्स को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद रखिएगा कि हमेशा ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम फ्रेम्ड वो होते हैं। अब अभी तक हमने 2 मेन बातें डिस्कस की कि जब हम अपना स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं तो स्ट्रेटेजिक प्लान में हम अपने लिए डायरेक्शन सेट करेंगे, विच मींस कि हम अपने लिए एक मिशन विजन स्टेटमेंट बनाएंगे। उसके बाद उस मिशन विजन के मुताबिक हम अपने लिए ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। अब यहां पर एक और चीज याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव्स आपके हमेशा 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर नोन एज स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, second type of objectives are known as operational objectives, and third type of objectives are known as financial objectives. मैं रिपीट कर रहा हूं, strategic objectives, operational objectives and financial objectives. strategic objectives से मुराद है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहते हो, आप नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाना चाहते हो, नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाना चाहते हो, आप अपने आप को नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, आप अपनी गुडविल इंक्रीज करना चाहते हो, तो ये सब कुछ क्या होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे। दूसरी चीज है ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव से मुराद है, फॉर एग्जांपल, आप अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हो। अब यहां पर प्रोडक्टिविटी के वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। प्रोडक्टिविटी से मुराद होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आउटपुट टू इनपुट रेशो। आउटपुट टू इनपुट रेशो का मतलब यह है कि आप कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ कितनी टोटल प्रोडक्शन वो करेंगे। इन दोनों चीजों के दरमियान, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के दरमियान अगर हम एक रेशो कैलकुलेट करें तो वो हमारे लिए बन जाएगी प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 10 पंखे 2 वर्कर्स के साथ बनाती है तो उनका प्रोडक्टिविटी रेट होगा 5 पंखे पर लेबर। फिर से एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन एक मखसूस वक्त में 10 पंखे बनाती है और 2 वर्कर्स उन पंखों को बनाने में काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी रेट होगा 5 पंखे पर लेबर। अब ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमने 10 डिवाइडेड बाई 2 ये इक्वेशन बनाई। अब चूंकि पंखे, फैंस और जो आपके वर्कर्स हैं वो आपस में डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो सकते हैं, देयरफॉर वी कॉल इट रेशो। सो प्रोडक्टिविटी हमारे पास एक कंपैरिजन होता है आउटकम टू इनपुट का। अब प्रोडक्टिविटी की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी को हम कहते हैं सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, दूसरी टाइप होती है मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी और तीसरी टाइप होती है टोटल प्रोडक्टिविटी। सिंगल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का मतलब यह है कि आप
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पिक करें और उसको कंपेयर करें अपनी टोटल प्रोडक्शन के साथ। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन 10 पंखे बना रही है और 2 मजदूर उनको पंखा बनाने में हेल्प आउट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मजदूर पंखा नहीं बना रहे हैं, जाहिर है कि उसमें मजदूरों की स्किल्स के साथ साथ मटेरियल भी यूज हो रहा है, कॉपर वायर भी यूज हो रही है, प्लास्टिक भी यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम भी यूज हो रहा है, डिफरेंट और कंपोनेंट्स भी यूज हो रहे हैं। तो अगर आप एक से ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करें प्रोडक्शन को कंपैरिजन में लाने के लिए, तो उसको हम कहेंगे मल्टी फैक्टर। इसकी जो तीसरी टाइप है प्रोडक्टिविटी की, वो आपकी बन जाएगी टोटल प्रोडक्टिविटी, जिसमें कि हम टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को टोटल प्रोडक्शन के साथ कंपेयर वो करें। मैं सारी बात को बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूं। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स में आपको मैंने बताया कि एक हमारे पास एस्पेक्ट आ सकता है प्रोडक्टिविटी का। प्रोडक्टिविटी से मुराद है इनपुट टू आउटपुट रेशो। इनपुट क्या होता है? ये आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, और आउटपुट क्या होता है? ये हमारे पास प्रोडक्शन होती है। तो अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपनी प्रोडक्शन के साथ कंपेयर करें तो दैट एस्पेक्ट वुड बी नोन एज प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के हमने ऑब्जेक्टिव सेट करना है, हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी अपनी प्रोडक्टिविटी को 5% इंक्रीज करें अगले 1 महीने में। तो प्रोडक्टिविटी को 5% इंक्रीज करने के लिए अगले 1 महीने के अंदर हमारे पास 5 तरीकेकार होंगे जिनसे कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज लेकर आ सकते हैं। पहला तरीका जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं वो ये होगा कि आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखें और प्रोडक्शन इंक्रीज कर दें। फॉर एग्जांपल, पहले 2 मजदूर 10 पंखे बना रहे थे, तो अब आपने कहा कि 2 मजदूर 12 पंखे बनाएंगे। तो अब अगर आपने प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उतना ही रखा, तो इसको हम फर्स्ट टाइप ऑफ इंक्रीज में कहेंगे इन द केस ऑफ प्रोडक्टिविटी। दूसरा तरीकेकार यह है कि आप प्रोडक्शन को ना बढ़ाएं बल्कि आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दें। इसकी एग्जांपल क्या होगी? पहले 10 पंखे 2 मजदूर बना रहे थे, अब 8 पंखे 1 मजदूर बना रहा है। अब जाहिर है कि इस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कि अब 1 मजदूर 8 पंखे बनाए, ये काम करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की सपोर्ट, हमें इंप्रूव्ड सिस्टम्स, हमें ऑटोमेशन, हमें क्वालिटी एनहांसमेंट, बहुत से एस्पेक्ट्स की जरूरत होगी जिससे कि हम अपने आउटपुट इनपुट रेशो को बेहतर करते हैं। ठीक है, सो हमने पहला मेथड क्या यूज किया? हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उतना ही रखा और सिर्फ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। दूसरे मेथड में हमने प्रोडक्शन को उतना ही रखा और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दिया। तीसरे मेथड में आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज करें और प्रोडक्शन भी इंक्रीज करें। अब अगर आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज करो और प्रोडक्शन भी इंक्रीज करो तो इससे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? इसका बेटा तरीका यह होगा कि आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कम प्रोपोर्शन से इंक्रीज करें और ओवरऑल प्रोडक्शन को ज्यादा प्रोपोर्शन से इंक्रीज करें। फॉर एग्जांपल, शुरू की एग्जांपल में हमने कहा कि 10 पंखे 2 मजदूर बना रहे थे, तो अब की बार क्या होगा कि 18 पंखे 3 मजदूर बना रहे हैं। अब मैंने मजदूर भी इंक्रीज किए, पंखे भी इंक्रीज किए, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी थी वो 6 पंखे पर मजदूर उसके ऊपर आ गई। हमारे पास चौथा तरीका यह है कि आप अपनी प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करें और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करें। ठीक है, लेकिन जिस प्रोपोर्शन से आप अपनी प्रोडक्शन को डिक्रीज करोगे, आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में डिक्रीज वो होने चाहिए। पांचवा तरीका यह है कि आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज करें। इस मेथड में आपको सिनर्जिस्टिक रिटर्न्स वो मिलते हैं। यहां पर मैं एक एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं सिनर्जी का। सिनर्जी का मतलब होता है सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी, या सिनर्जी का मतलब होता है मोर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जब आप ये कहो कि 2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 5 होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिनर्जी के एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिक्रीज करें तो दिस वुड क्रिएट सिनर्जी। ओके,
सो ये हमारे पास 5 तरह के तरीकेकार हैं जिससे कि हम अपने ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। हमारे पास जो तीसरा एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव है, तीसरी टाइप जो है, दैट इज फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव इज प्रीटी सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये होगा कि आप अपने रेवेन्यू को 5% इंक्रीज करना चाहते हो अगले माली साल में। तो अगर आप अगले माली साल में अपने प्रॉफिट मार्जिन को 5% इंक्रीज करना चाहते हो तो ये आपके लिए फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव वो बन जाएगा। तो आपके सामने मैंने 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स रखे। किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन हो, ये 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स वहां पर सेट वो किए जाएंगे उनके मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स को देखते हुए। मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स क्या करेंगी? मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स आपके लिए डायरेक्शन सेट करेंगी, जबकि ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए आपको टारगेट्स दे रहे होंगे, आपके लिए अचीवमेंट माइलस्टोन्स बना रहे होंगे जिनको आपने अचीव करना है। अब विजन ये सेट हो गया, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर मैंने आपसे डिस्कशन कर ली। अब यहां तक तो चीज सेट हुई, वो था कि व्हाट वी हैव टू डू, लेकिन इस सारे काम को करना कैसे है, दैट वुड बी डन बाय द कीवर्ड स्ट्रेटेजी। याद रखिएगा कि स्ट्रेटेजी इज द हाउ पार्ट ऑफ द होल मैनेजमेंट, कि कैसे हम करेंगे, हमारी हिकमत अमली क्या होगी, क्या लाहे अमल हमको यूज करना है। ठीक है, मिशन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा सारी बात को। मिशन विजन ने हमें यह बताया कि हमने किस डायरेक्शन में मूव करना है। ऑब्जेक्टिव्स ने हमें यह बताया कि हमने क्या चीज अचीव करनी है उस डायरेक्शन में, और कैसे अचीव करना है, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस इज डिफाइंड बाय द वर्ड स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी हमारे लिए एक हिकमत अमली होती है, एक लाहे अमल होता है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव्स चाहे आपके शॉर्ट टर्म हो, इसका मतलब है अप टू 1 ईयर, चाहे वो मीडियम टर्म हो, इसका मतलब होता है 1 साल से 3 साल तक के अरसे के लिए, और लॉन्ग टर्म हो, जिसका मतलब होता है 5 साल 10 साल का अरसा। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स इस टाइम फ्रेम्स के अंदर डिफाइन किए जा सकते हैं, जिनको अचीव करने के लिए हम एक स्ट्रेटेजी को डेवलप करते हैं। अब स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो चीज हमें दरकार होगी प्लानिंग में, वो है पॉलिसी। और पॉलिसी का मतलब होता है जर्नल गाइडलाइंस फॉर मेकिंग डिसीजंस। ठीक है बेटा, अभी तक मैं आपसे स्ट्रेटेजिक प्लान के एक्सप्रेशन को डिस्कस कर रहा हूं। हमारी इस डेफिनेशन में सबसे पहले लिखा हुआ था कंपनीज प्लान, और आपको मैं ये बता रहा हूं जो सामने स्लाइड पर लिखा हुआ है कि कंपनीज प्लान में क्या कुछ इंक्लूड किया जाता है। तो आपकी आसानी के लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कंपनी के स्ट्रेटेजिक प्लान में डिस्कस किया जाएगा उस कंपनी का मिशन विजन, उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स टारगेट्स, उस कंपनी के लिए स्ट्रेटेजी और उस कंपनी की पॉलिसी। यहां पर एक और बात बेटा याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स, इन 2 वर्ड्स में एक स्लाइट सा डिफरेंस है। गोल का वर्ड हम उस वक्त यूज करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल सिनेरियो, और ऑब्जेक्टिव का हम वर्ड उस वक्त यूज करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक टाइम फ्रेम सिनेरियो। फॉर एग्जांपल, एक मैदान जंग में एक आर्मी की प्लानिंग में लिखा हुआ है कि कल हमने एक इलाका फतह करना है। तो जो इलाका आपने फतह करना है, टू कॉन्कर अ पर्टिकुलर प्लेस, दैट इज अ गोल। लेकिन कल सुबह कितने लोग किस वक्त मूव करेंगे, किस तरीके से अटैक होगा, ये सब कुछ जो कहलाएगा ये आपके टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आपका गोल होता है। फॉर एग्जांपल, अपने बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं। अब अगर आप ये कहो कि हम बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं तो ये गोल है, लेकिन हम 3% इंक्रीज इन प्रॉफिट इन नेक्स्ट 5 मंथ्स करना चाहते हैं तो ये बेटा ऑब्जेक्टिव होगा। तो कंपनी के स्ट्रेटेजिक प्लान में मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, टारगेट्स, आपके स्ट्रेटजीज किनको कैसे अचीव करना है, और पॉलिसीज, जनरल गाइडलाइन फॉर मेकिंग डिसीजंस, ये सब कुछ बयान वो किया जाता है। बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशंस शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करती हैं,
जैसा आपने अक्सर औकात मार्केट में देखा होगा कि जी बाय वन गेट वन फ्री, आपने देखा होगा कि जी सेल्स लगी हुई है 50% ऑफ, 40% ऑफ। तो ये जो सेल्स, ये बाय वन गेट वन फ्री, ये सब कुछ जो होता है इसको हम कहते हैं टैक्टिक्स। ठीक है, टैक्टिक्स आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, जिसमें कि एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए आप एकदम से अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए डिफरेंट तरीकेकार यूज करते हो। सो वो चीज जो कि 1-2 हफ्ते के लिए ऑपरेशनल हो और उसके बाद खत्म हो जाए, उसको हम कहते हैं टैक्टिक। लेकिन जब हम वर्ड यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव का या स्ट्रेटेजी का, तो याद रखिएगा कि ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये एक लंबे अरसे को डिफाइन करते हैं, लंबे अरसे के लिए यूज किए जाते हैं, और उससे मुराद क्या होगी, कम से कम 1 साल तक के अरसे को आप एलैबोरेट करो। फॉर एग्जाम्पल, अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए हमने अपने सप्लायर को खरीद लिया। अब ये स्ट्रेटेजी है, अब ये बाय वन गेट वन फ्री नहीं है, ये 1 हफ्ते के लिए 40% ऑफ की सेल नहीं है। यहां पर हमने क्या किया है, हमने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए अपने सप्लायर को परचेज कर लिया है। तो इस स्ट्रेटेजी को हम क्या कहेंगे, इस स्ट्रेटेजी का नाम है बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी की टाइप्स अभी आपको मैं इस चैप्टर में करवाऊंगा। अभी आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि स्ट्रेटेजी में और टैक्टिक में क्या फर्क होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाती है और उस स्ट्रेटेजिक प्लान में वाजिया करती है कि उसके पास इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं। इस लाइन को जो सामने स्लाइड पर आपके सामने दर्ज है, दोबारा मेरे साथ पढ़िएगा। स्ट्रेटेजिक प्लान, अ कंपनीज प्लान फॉर हाउ इट विल मैच इट्स इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ठीक है, कंपनी प्लान के बारे में आपको मैंने थोड़ा सा बताया। अब आपको मैं बताता हूं कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या होती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, और आपको मैंने शुरू के लेक्चर्स में बताया था कि स्ट्रक्चर से मुराद 3 चीजें होती हैं। स्ट्रक्चर से मुराद होता है ऑर्गेनाइजेशन का फिजिकल आउटलुक, स्ट्रक्चर से मुराद होता है ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स, और स्ट्रक्चर से मुराद होता है ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की। अब उस स्ट्रक्चर पर, फिजिकल आउटलुक में, डिपार्टमेंट्स में एक पर्टिकुलर हायरार्की जो आपने डेवलप की है, उसमें आप लोगों को हायर करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन का बन जाता है कल्चर। तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी कि कल्चर इज इक्वल टू स्ट्रक्चर प्लस ह्यूमन। कल्चर इज इक्वल टू स्ट्रक्चर प्लस ह्यूमन। और स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, स्ट्रक्चर से मुराद जैसा भी आपको मैंने बताया कि फिजिकल आउटलुक, डिपार्टमेंट्स और हायरार्की। ठीक है, और सेकेंड एलिमेंट जो हम इसमें ऐड अप कर रहे हैं स्ट्रक्चर के अलावा, और वो है ह्यूमन, कि कल्चर इज इक्वल टू स्ट्रक्चर प्लस ह्यूमन। अब ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली एक ऑडिट कंडक्ट करते हैं। उस ऑडिट में हम स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे और ह्यूमन को भी डिस्कस करेंगे। ह्यूमन ऑडिट भी होगा और स्ट्रक्चरल ऑडिट भी होगा। अब उस ह्यूमन ऑडिट और स्ट्रक्चरल ऑडिट में हम फाइंड आउट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या कुछ बेहतर है, जो कुछ बेहतर है वो उसकी स्ट्रेंथ है, और जो कुछ उसके पास बेहतर नहीं है वो उसकी वीकनेसेस हैं। वीकनेसेस को हम कंडीशंस और कंस्ट्रेंट्स भी कह सकते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली उसके पास स्ट्रक्चर है, उसके पास ह्यूमन रिसोर्स है, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के पास डिफरेंट अदर रिसोर्सेज भी हैं, जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जिसमें मटेरियल रिसोर्सेज हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज हैं, जिसमें मशीनरी है, टूल्स है, इक्विपमेंट है। तो ये सब कुछ भी आपका ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की कैलकुलेशन में काउंट वो होगा। अब आपने अपने इस कंप्लीट इंटरनल ऑडिट से इस बात का अंदाजा लगाया कि ऑर्गेनाइजेशन के पास स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्स पे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं, आपके अवेलेबल टेंजिबल रिसोर्सेज में स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं। तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ओवरऑल अंदाजा हो गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन
क्या कुछ करने के काबिल है। ऑर्गेनाइजेशन से बाहर अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जितनी भी एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इस टॉपिक को आपने इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के कोर्स में भी पढ़ा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एनवायरनमेंट होती है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और जनरल एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हम इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, और जनरल एनवायरनमेंट का मतलब है उस ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल नेशनल मार्केट। अब जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल नेशनल मार्केट है उसको स्टडी करने के लिए हम एक एनालिसिस यूज करते हैं which is commonly known as pestle analysis. The pestle is an abbreviation for 6 expressions, 6 words, PESTEL, which stands for political, economical, socio-cultural, technological, ecological, environmental and legal. इन तमाम एस्पेक्ट्स में हम एक ऑर्गेनाइजेशन को एवेल्युएट करवाएंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल एनवायरनमेंट में पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशियो कल्चरली, टेक्नोलॉजिकली, इकोलॉजिकली, लीगली कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नली हमारे पास दो एनवायरनमेंट्स को हम एलैबोरेट कर रहे हैं, दो एनवायरनमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक का नाम है स्पेसिफिक, दूसरे का नाम है जनरल। स्पेसिफिक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन की इंडस्ट्री, जैसे गुजरात में पंखों की इंडस्ट्री, सियालकोट में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की इंडस्ट्री। और स्पेसिफिक से अगर हम एक स्टेप और आगे जाएं तो जनरल से मुराद होगी नेशनल मार्केट, जैसे पाकिस्तान की ओवरऑल एनवायरनमेंट। अब पाकिस्तान की ओवरऑल एनवायरनमेंट में हमारे पास हम पॉलिटिकली चीजों को देखेंगे, इकोनॉमिकली चीजों को देखेंगे, सोशियो कल्चरली चीजों को एवेल्युएट करेंगे, टेक्नोलॉजिकली, इकोलॉजिकली, लीगली चीजों को देखेंगे, और ये बात एवेल्युएट करेंगे एक्सटर्नल ऑडिट में जनरल एनवायरनमेंट के कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं और कहां-कहां पर हमें खतरात हैं, थ्रेट्स हैं। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री को स्टडी करने के लिए हमें जो चीजें दरकार हैं उसमें शामिल होगा कस्टमर का डेटा, सप्लायर का डेटा, कंपेटिटर का डेटा, पब्लिक प्रेशर ग्रुप्स जो हैं जिसमें कि आपके डिफरेंट एनजीओज हैं, आपके एनपीओज हैं, उनके बारे में डेटा। हम अपने जो हम जहां से माल ले रहे हैं उनको हम एवेल्युएट करेंगे, हम अपने बदे मुकाबिल जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर उनको हम कैलकुलेट करेंगे। सो ये सब चीजें, कस्टमर, कंपेटिटर, सप्लायर, पब्लिक प्रेशर ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब लोग कहां पर हैं? ये इंडस्ट्री में है। और हम इन सब में भी एक ऑडिट कंडक्ट करेंगे ये जानने के लिए कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन से बाहर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं और थ्रेट्स क्या क्या हैं। अब इस सारी बात को मैं एक नटशेल में एक्सप्लेन करता हूं। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, उसके लिए हम एक इंटरनल ऑडिट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से बाहर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हैं, उसके लिए हम स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और जनरल एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी करते हैं। और फिर हम ये देखते हैं, जो आखिरी चैप्टर के अंदर आपके लिए बात आ रही है, फिर हम ये देखते हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस से एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को किस तरीके से अवेल और अवॉइड वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमने अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाना है, हमने अपनी वीकनेसेस को कम करना है, हमने अपनी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना है और हमने अपने थ्रेट्स को अवॉइड करना है। अब ये सारा सिनेरियो जो अभी तक हमने डिस्कस किया, ये सारा कुछ बेटा कहलाता है आपका स्ट्रेटेजिक प्लान। अब मेरे साथ इस डेफिनेशन को एक मर्तबा पढ़िए, उसके बाद हम सेकंड सेशन में दोबारा इसकी डिटेल में जाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक प्लान है, उसकी डेफिनेशन देखो, a company's plan for how it will match its internal strengths and weaknesses with external opportunities and threats in order to maintain a competitive advantage.
कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब ये होता है कि ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन अपनी सस्टेनेबिलिटी, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, अपने लॉन्ग टर्म अबव एवरेज रिटर्न्स, इनको इंश्योर वो कर सके और किस तरीके से वो करेगी. So that whole scenario is known as a strategic plan of an organization. हमारे पास 1 मिनट बाकी है, इसके बाद इंशाल्लाह हम सेकंड सेशन में ज्वाइन करेंगे. अगर कोई सवाल आपके पास है तो आप पूछ सकते हो. Okay, beta, if there is no question, we'll meet in the next session, inshallah.